एक ही ख मतलब स्रोतस। स्रोतो वैगुण्य क्या है? एक अच्छा सवाल अभी आया था कि अगर ख वैगुण्य से प्राकृत दोष रुक जाते हैं तो फिर उसका हेतु क्या है? तो ख वैगुण्य निर्माण करने वाले जो हेतु है वो हेतु है, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। कल जब वात प्रकोप ये विषय हो जाएगा तब ये सवाल नहीं रहेगा। ख वैगुण्य मतलब अपने आप वो उसका उत्तर मिल जाएगा। वही पकौड़े खत्म नहीं होते। चलो हम शुरू करें। प्रकोप की व्याख्या लिख लिया हमने। अब हम प्रकोप क्या है इसके अष्टांग हृदय है, आप निखा सकते हो? जितना दिखेगा उतना दिखे चल रहा है। हाँ, अष्टांग हृदय, क्योंकि बहुतांश चरक सबके पास है पर हृदय नहीं है, तो आप सिर्फ अष्टांग हृदय निकाल कर उसमें अध्याय 12। पता है किसी को व्याख्या कोप की व्याख्या मानभट्ट में? कोपस्तु सूत्र नंबर 12 चैप्टर 12। ये संग्रह निकाला था हृदय। हृदय सूत्र नंबर दिखा जाता है उसमें, जब सूत्र नंबर हाँ एक और में आगे, इसके आगे हाँ, ये टीका भी ऊपर लीजिए। दिखाई दे रहा है सूत्र? नहीं, कुछ बीच बीच में शब्द वाग्भट में कोप की व्याख्या है कोपस्तु उन्मार्गगामिता। मैं जब बीएमएस कर रहा था तो शारीरिक क्रिया के विषय के लेक्चर में जो हमें शारीरिक क्रिया पढ़ाते थे उनके लेक्चर में प्रकोप सिखाने के लिए आ गए। मुझे पता नहीं कर्नाटक में कैसे सिखाते, पर जो हमारे यहाँ पे अभी भी वही चल रहा है। तो प्रकोप के लिए उन्होंने क्या किया, एक बर्तन निकाला और फिर उस बर्तन में पानी गिर गया, बर्तन भर गया पूरा, तो चय हो गया। चयो वृद्धि स्वधामनीय कोपस्तु उन्मार्गगामी। उस बर्तन से पानी जब बाहर चला गया तब उसको प्रकोप है, और जब वो अभी जमीन पे फैल रहा है तो उसको प्रसर कहते हैं। ऐसे बर्तन हमें दिखाया था और उस बर्तन के उदाहरण से चय, प्रकोप और प्रसर ऐसा हमें सिखाया। ये किससे आ गया? ये ऐसा कहीं ग्रंथ में वर्णन है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा ऐसे कि बर्तन में पानी गिर गया, फिर उबाल के बाहर आ गया, फिर फैल गया। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। यहाँ पे कोप की व्याख्या है कोपस्तु उन्मार्गगामी, और उसकी जो टीका है नीचे अरुण दत्त जी कहते हैं उन्मार्गगामिता इति पदेन स्वस्थानं त्यक्त्वा दोषस्य
यत पुनः मार्गांतर गमन, स्वस्थान छोड़ के, पहले शब्द से देखेंगे, स्वस्थान छोड़ के अन्य मार्ग में जाना, इसका मतलब प्रकोप है। ऐसा शब्दशः अर्थ निकलता है। तो उसके ऊपर से शायद ये बर्तन आ गया होगा कि बर्तन में पानी भर गया, अपने स्थान में भर गया, मतलब पक्वाशय में वायु भर गया, तो वो चय है। पक्वाशय छोड़ के जब वायु बाहर जाएगा तब वो प्रकोप है। और प्रशम से फिर वो अपने स्थान में आता है तो उसको प्रशम है। ऐसा हमें सिखाया। तो मेरे जैसे मंदबुद्धि के व्यक्ति ने 2 प्रश्न उठे थे उस वक्त, और उसके जवाब उन्होंने नहीं दिए थे, क्योंकि प्रश्न पूछो और उत्तर हम देंगे, ये कुलगुरु पद्धत में नहीं होता। जब गुरुकुल से कुलगुरु हो गए तब ये विकृति आई। गुरुकुल में संवाद होता था, कुलगुरु में मैं पढ़ा रहा हूं, सीखो, रटो और परीक्षा में वमन कर दो, भूल जाओ, डिग्री प्राप्त करो और भूल जाओ, पैरासिटामोल, जेंटैक, रैंटैक देते रहो। तो उस वक्त प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं मिले थे हमें। मेरे 2 प्रश्न थे कि अगर ऐसे अपना स्थान छोड़ के दोष बाहर जाता है तभी उसको प्रकोप कहते हैं। तो स्थान क्या है? पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शन इंद्रियम, ये वायु के स्थान है। नाभि, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरम, रसा, ये पित्त के स्थान है। पुरः, शेषमा, कंठ, संधि, ये शेषमा के स्थान है। तो वायु जब पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रिय, इनको छोड़ के अन्य स्थान में जाता है तभी इसको वात प्रकोप कहें। बराबर? तभी वात प्रकोप कहें। नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, इनमें से पित्त जब अन्य स्थान में जाएगा तभी इसको पित्त प्रकोप कहें। जब तक अपने स्थान में है तो वो चयावस्था में, मतलब आमाशय में वायु गया, प्रकोप हो गया, पित्ताशय में गया, प्रकोप हो गया, ग्रहणी में गया, प्रकोप हो गया, कंठ में गया, प्रकोप हो गया, मांस में गया, प्रकोप हो गया, रस में गया, प्रकोप हो गया वायु का। ऐसा अर्थ निकलेगा। जैसे उदाहरण के लिए समझो एक कॉलेज है और अध्यापक हर डिपार्टमेंट में बैठे अपने अपने जगह, अपने अपने स्थान में है, काम कर रहे हैं, और दोपहर के खाने के वक्त सब लोग उठ के शारीरिक रचना डिपार्टमेंट में जाके बैठ गए खाने के लिए, क्योंकि वहां पे हाथ धोने के लिए नल वगैरह है, समझो। तो क्या सबका प्रकोप हो गया? संविता अध्यापक कहा, शारीरिक रचना डिपार्टमेंट में कहा, प्रकोपित था, और फिर वो अपने डिपार्टमेंट में आ जाएंगे संविता में, तो वो प्रशमित होगा। ऐसा अर्थ हो गया। एक जगह हम कहते हैं दोष धातु बलम मूलम ही शरीरम, और यहां पे हम पक्वाशय से उठ के आमाशय में गया, तो क्या आमाशय में पहले वायु नहीं था? चलो आज आमाशय में जाते हैं। आमाशय में तो प्रकोपित हो गया। जब तक पक्वाशय में है तब तक ही वो चयावस्था में। ऐसा सवाल था, उसका जवाब तो उस वक्त कभी मिला नहीं था। मतलब अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाता है तभी इसको प्रकोप कहते हैं। तो इसका विपरीत से अर्थ क्या हो गया? पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्श इंद्रिय में वायु का प्रकोप होना नहीं चाहिए। नाभि, आमाशय, लसिका, रक्त, रस, स्वेद, इसमें पित्त का प्रकोप होना नहीं चाहिए। कंठ, पुर, संधि, मांस, शुक्र, मज्जा, मेद, इसमें श्लेष्मा का प्रकोप होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके स्वस्थान है। और प्रकोप मतलब क्या? अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में। तो यहां पे प्रकोप नहीं होना चाहिए, मतलब पक्वाशय आदि वात के स्थान में वायु की विकृति होना नहीं चाहिए, वात के व्याधि होने नहीं चाहिए। पर अभी हमने सुबह सूत्र देखा, सूत्र स्थान अभी दोपहर में, कि अत्र एव प्रायः वात विकारः भवन्ति, निकल अध्याय 20, चरक सूत्र स्थान अध्याय 20,
सूत्र नंबर 8, अध्याय 20/8। टीका उसकी, अपि इदम वैशेषिकम स्थानम नेयम यतः अत्र, ठीक है मैं सही बोल रहा हूं ना, यतः अत्र प्रायः वातविकाराः भवन्ति भूताश्च दुर्जयः तथापि अत्र अवजिते वाते सर्व शरीर अवजित वात अवजयः भवन्ति। हम कह रहे हैं कि पक्वाशयादि उनके स्थान में वात प्रकोप होना नहीं चाहिए, वहां पे वायु की व्याधि होना नहीं चाहिए। और चक्रपण और चरक कहते हैं अत्र एवं प्रायः वात विकारः भवन्ति। एक तो वो गलत है या हम गलत है, तो हम ही गलत हो सकते। और दूसरा सवाल आता है मन में कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, सब शरीर ही, सर्व शरीर ये दोषों का स्थान है, तो अपना स्थान छोड़ के बाहर जाते हैं, इसका मतलब वसंत ऋतु में सबके शरीर से श्लेष्मा की धाराएं बहनी चाहिए और ग्रीष्म में फिर से वो श्लेष्मा अंदर आना चाहिए। मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है, जिसको अतीन्द्रिय शक्ति होगी शायद वो देख सकते हैं। वर्षा ऋतु में वायु बाहर जाना चाहिए, शरद में वायु अंदर, पित्त बाहर, शिशिर में फिर से पित्त अंदर, ऐसा होना चाहिए। ऐसा असंभव है क्योंकि दोष देह संभव के हेतु है, ये भी हमने पढ़ा। इसका मतलब, इसका अर्थ, इस वाक्य का हम अर्थ गलत लगा रहे हैं, वो सही है, हम उसका जो अर्थ है वो गलत पद्धति से ले रहे हैं। हमने स्थान का अर्थ जगह, प्लेस ऐसा लिया है। हम क्या करते हैं आज के इस समय क्या हो रहा है कि संस्कृत वाक्य का अर्थ हमने संस्कृत में लेना चाहिए, हम उसका अर्थ मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, वो तो और डेंजर है, इंग्लिश में लेते हैं। अगर कोई बोलेगा कि देयर आर 3 फॉल्ट्स इन आयुर्वेदा, शुरुआती फॉल्ट से यही दोष है, आयुर्वेद के दोष यही है। तो क्या हो रहा है, हम पदों का अर्थ हमें जो लगता है वो ले रहे हैं। स्थान का अर्थ हमने जगह लिया। जिसके पास अष्टांग हृदय है वो देखिए अधिकरण क्या चल रहा है, एक दो सूत्र पीछे चल रहा है। और पीछे और पीछे और दो सूत्र और एक, बस यहां पे अधिकरण खत्म हुआ है, पहला अधिकरण खत्म हुआ है और दूसरा अधिकरण नीचे चल रहा है। उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचयम। संचय किसको कहेंगे, जब वायु उष्ण गुण से युक्त रुक्षादि गुण है, वायु के रुक्षादि गुण के साथ जब उष्ण गुण साहचर्य से रहेगा तो वायु का चय होगा। शीतेन कोपम उष्णेन, शीतेन कोपम मतलब रुक्षादि गुणों के साथ शीत गुण की अतिरिक्त मात्रा में साहचर्य है तब वात का प्रकोप होता है। और स्निग्धादयः उष्णेन युक्ता प्रशमम, जब स्निग्धादि गुण के साथ उष्ण गुण है, मतलब वायु के रुक्षादि से विपरीत स्निग्ध गुण, स्निग्धादि गुण, उनके साथ उष्ण गुण है तो वायु का प्रशम होता है। चय, प्रकोप और प्रशम स्थान के अनुषंग से नहीं दिए हैं, गुण के अनुषंग से दिए हैं। संचय, प्रकोप और प्रशम ये गुणों के अनुषंग से दिए हैं। ये शरीर में कहीं पे भी हो सकते हैं। आगे अगला सूत्र ऐसा ही पित्त का है, चय, प्रकोप, प्रशम। आगे ऐसा ही श्लेष्मा का है। आगे और फिर कहते हैं चयो वृद्धि स्वधामनी एवं,
धामन का अर्थ हमने घर ऐसा लिया, जगह ऐसा लिया, वही पे गलती कर। अगर कोश देखेंगे तो धामन का अर्थ घर जगह है, गुण भी, शक्ति भी। अपने ही गुणों में संहति रूप वृद्धि, अपने ही गुणों में वृद्धि, अल्पशः संहति रूप, इसको चय कहते हैं। अभी हम पहले स्थान के ऊपर देखेंगे और इसके आगे इस अधिकरण में ये कोपस्तु उन्मार्गामिता आया। कभी भी श्लोक का अर्थ लगाते समय सिर्फ ये श्लोक देके अर्थ निकालना है, ऐसा नहीं करना। वो सूत्र के पहले क्या है, आगे क्या है, अधिकरण क्या चल रहा है, इसका पूरा विचार करके फिर सूत्र का अर्थ लगाना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं अंतिम में देना चाहता हूं, अधिकरण का। तो अभी हम स्थान, इस पद का अर्थ हमने जगह ऐसा लिया और ये बर्तन आ गया, पानी वाला बर्तन। ऐसे दो बर्तन है आयुर्वेद में, मॉडर्न जमाने में आए। एक तो प्रकोप का ये बर्तन है पानी वाला, और दूसरा गृहिणी में पकाने वाला बर्तन है कि गृहिणी में नीचे आग है और स्टमक में अन्न है, तो वो पचन होता है। कहां से आते हैं, किसके दिमाग से आते हैं, जैसे वो है ना कि मैसेज की शुरुआत कहां से होती है, ये पता नहीं होता। ये मैसेज की शुरुआत, जो जोक्स रहते हैं वो कहां से शुरू हो जाते हैं, वैसे ये किसके दिमाग से आया है पता नहीं। तो स्थान शब्द का अर्थ हमने जगह लिया और ये अर्थ निकाला है। अभी हम देखेंगे कि स्थान, इस पद के कुछ अलग अलग अर्थ है क्या। और जैसे रस, ये पद है, रस पद के कितने अर्थ हैं? रस मतलब पारक, रस मतलब स्वरस, रस मतलब मांसरस, षड्रस, नवरस, रस मतलब आहार रस, आद्य धातु रस, और आत्मा भी रस है। सुबह देखा रसो वही रसा, आत्मा भी रस है। अगर षड रसों का वर्णन अध्याय 26 में चल रहा है सूत्र स्थान के, और वहां पे मैंने रस शब्द का अर्थ पारक ले लिया, तो क्या हो जाएगा? पारक के 6 प्रकार है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय। रसो निमित्तम एवं स्थौल्यम कारशं च, पारक के वजह से स्थौल्य कारश होता है। और वहां पे अगर मैंने मांसरस अर्थ लिया तो मांसरस के वजह से स्थौल्य कारश होता है। स्वरस अर्थ लिया तो स्वरस के वजह से स्थौल्य कारश होता है, तो गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? अधिकरण तंत्र युक्ति कहते हैं उसको, कि क्या विषय चल रहा है, इसके अनुषंग से हमें पदों का अर्थ लगाना चाहिए। तो स्थान, इस पद का कोई और अर्थ है क्या ग्रंथ में? एक तो जगह हमने देखा, निकालिए। चरक सूत्र स्थान, अध्याय 17, कियंत शिरसी अध्याय, सूत्र नंबर 122। एक 112 मिल गया, सबको मिल गया सूत्र। चरक सूत्र स्थान अध्याय 17, सूत्र क्रमांक 112, 112। क्या है? पढ़ो, आप ही पढ़ो, जोरदार, पूरे आवाज में पढ़ो। एक ही, सिर्फ पहले लाइन पढ़ो, जोर से आवाज आएगी। आप ही मुझे अर्थ बताओ। क्षय, स्थान और वृद्धि, ये दोषों की गति है। 3 गति इसमें स्थान है, स्थान ये दोषों की गति है। सवाल आना चाहिए कि एक जगह ये गति कैसे हो सकता है? आया सवाल मन में? इसके लिए टीका पढ़िए। स्वमान अवस्थानम, स्थान का अर्थ है अपने मान में अवस्थित रहना।
अपने मान में मतलब द्रव्यतः प्राकृतावस्था में रहना, गुणतः प्राकृतावस्था में रहना, कर्मतः प्राकृतावस्था में रहना, इसको स्थान कहते हैं। और अपनी प्राकृतावस्था में रह के शरीर में संचार करना, इसको स्थान गति कहते हैं। मैं फिर से बताता हूं। द्रव्यता, गुणतः, कर्मतः अपने प्राकृत अवस्था में रहते हुए शरीर में संचारी अवस्था में रहते हैं, इसको स्थान गति ऐसे कहते हैं। अभी कोई कहेंगे ये तो चक्रपाणी की व्याख्या है, चक्रपाणी टीकाकार है, टीकाकार राष्ट्र नहीं होते, चक्रपाणी की गलतियां, ऐसा एक किताब भी पब्लिश हो चुकी है, चक्रपाणी की 108 गलतियां, ऐसी किताब हो सकता है। लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि चक्रपाणी की भी गलतियां निकालते हैं। हमारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं और इतनी पात्रता भी नहीं, हम इनके शब्दों के ऊपर अकाट्य विश्वास, पूरा विश्वास रखते हैं। ठीक है, चक्रपाणी के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। सुश्रुत डल्लन तो बहुत प्रिय है सबको, लोग कहते हैं टीका पढ़नी है तो पहले डल्लन से शुरू करो। डल्लन सुश्रुत निकाल, जिनके पास सुश्रुत है, आपके पास है, यहाँ पे दिखा सकते हैं। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 41 सूत्र क्रमांक 12। उसमें ही 12 अंतिम सूत्र। गुणा ये उक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि ते तथा स्थान वृद्धि क्षयात् तस्मात् देही नाम द्रव्य हेतु का। सही मेरा आ रहा है ना, मुझे गलती तो नहीं? थैंक यू। नीचे टीका देखिए डल्लन की। स्थानम इति दोष धातु मल साम्येन अवस्थानम। दोष धातु और मलों का साम्यावस्था में शरीर में रहते हुए संचार करना, इसको स्थान गति कहते हैं। वृद्धि दोषादेहे अधिक्यम, दोषादि देहे षष्ठी है, दोषादि का अधिक्य ये वृद्धि, और क्षयः ह्रासो दोषादिना, उनका दोष अपने द्रव्य गुण कर्म से ह्रास होना, ये क्षय है। मतलब स्थान का अर्थ दूसरा हमें प्राप्त हुआ, क्या हो गया? अपने प्राकृत अवस्था में, अपने साम्य अवस्था में, द्रव्यता गुणता कर्मतः प्राकृत अवस्था में शरीर में गति करना, इसको स्थान गति कहते हैं। ये अर्थ अगर हम प्रकोप की व्याख्या में लगाएंगे कि स्वस्थानम त्यक्त्वा, मतलब अपनी प्राकृत अवस्था छोड़ के अन्य गति में जाना, गति का अर्थ मार्ग भी है, मतलब वृद्ध होना या क्षीण होना, ये प्रकोप है। फिर से कहता हूं, स्वस्थानम त्यक्त्वा दोषस्य पुनः मार्गांतरगमनम, इसका अर्थ, स्थान का अर्थ हमने देखा कि अपने गुणतः द्रव्यता कर्मता प्राकृत अवस्था में शरीर में संचारी रहना, इसको गति करना, इसको कहते हैं स्थान गति। वो स्थान गति छोड़ के, स्वस्थानम त्यक्त्वा मतलब प्राकृत अवस्था छोड़ के अन्य दो गति कौन सी है? एक तो वृद्ध होना या क्षीण होना, अन्य मार्ग में जाना, इसको प्रकोप कहते हैं। इसको ही उन्मार्गगामिता कहते हैं, इसको ही प्रकोप कहते हैं। यह हमने ऊहन किया। मतलब प्रकोप मतलब क्या है? एक तो वृद्ध होना या क्षीण होना। सिर्फ वृद्धि ये प्रकोप नहीं है, वो तो प्रकोप है ही, पर क्षय ये भी प्रकोप की अवस्था है। अपना स्थान छोड़ दिया उसने, एक तो बढ़ गया या क्षीण हो गया। अभी तक हमने जो ऊहन किया है, इसको संदर्भ चाहिए, तभी वो कंफर्म हो जाएगा, अन्यथा वो सिर्फ ऊहन रहता है, एक विचार। शारीर स्थान चरक का अध्याय 6 सूत्र नंबर 17 पेज नंबर 333 अभी पढ़ा हूं।
वो जो मल की व्याख्या है ना, प्रकुपिताश्च वातपित्त शेषमणा, उसकी टीका है। मिल गया? पढ़िए, बीच में लाइन है कुपिताश्च, पढ़िए पढ़िए, ये लीजिए, उनको माइक दीजिए। कुपिताश्च इति पदेन वातादयः सामान्येन क्षीणा वृद्धा वा गृह्यते। कुपित इस पद से सामान्यता क्या लेना है? वातादिका दोषादिका क्षीणत्व या वृद्धत्व लेना है, मतलब हमारा उहन सही। और आगे और एक व्याख्या छोटी सी है, वो पढ़िए। विकृति मात्रं हि वातादीनां कोपः। विकृति मात्रं ही वातादीनां कोपः। कोई भी प्राकृतावस्था छोड़ के कोई भी विकृति आना, इसको प्रकोप कहते हैं। इसमें हेमाद्र टीका है क्या? अष्टांग हृदय में, हृदय हृदय होगी, टीका होगी। ये आयुर्वेद रसायन है, उसमें अभी निदान स्थान का पहला अध्याय निकलेगा। और सूत्र है यथा दुष्टेन दोषेण, सूत्र नंबर बताइए। संप्रप्ति, संप्रप्ति का लक्षण 8 नंबर से, हाँ ऊपर कीजिए, टीका निकल। सूत्र है यथा दुष्टेन दोषेण। यह यथा दुष्टेन एक है, अलग अलग नहीं, यथा दुष्टेन ऐसा नहीं है। यथा दुष्टेन सामासिक पद है। यथा दुष्टेन दोषेण यथाच अनुविसर्पिता निर्वृत्ति रामयस्यासौ संप्राप्तिर जाते हैं। उसकी टीका पढ़िए हेमाद्री की। यथा दुष्टेन मतलब कैसा? इसका विस्तार सर करने वाले हैं रोग परीक्षण में, पर टीका बताता हूं मैं। हेमाद्री कहते हैं दुष्टत्वेन इति रूपहानि रूप वृद्धि रूपांतरम वा दुष्टत्व प्रकारः। दोष यथा दुष्टेन दोषेण, यथा दुष्टेन मतलब कैसा? एक तो दोषों के रूप में मतलब लक्षणों में हानि मतलब क्षयत्व आता है, या फिर वृद्धत्व आएगा, या फिर रूपांतरण होगा। विकृति मात्रम ही वातादीनां प्रकोपः, ये प्रकोप की व्याख्या है। रूप हानि, रूप वृद्धि, रूपांतरण, ये प्रकोप है। सिर्फ वृद्धि, ये प्रकोप वृद्धि है ही, और इसलिए दोषों के भेद में 25 भेद दोष वृद्धि के हैं, 25 भेद दोष क्षय के हैं। सूत्रस्थान चरक अध्याय 17। सूत्र नंबर 43, पेज नंबर 101, 101 पेज। मिल गया सूत्र सबको? पढ़िए, कोई तो पढ़िए। यथा वृद्धैस्तथा क्षीणैः दोषैः स्युः 25 वृद्धिक्षय कृतश्च अन्यो विकल्प उपदेक्ष्यते। यथा वृद्धैः तथा क्षीणैः दोषैस्यु 25। 25 भेद जैसे क्षय के है, वैसे ही वृद्धि के भी है।
उसी के आगे कुछ सूत्र है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं, एक एक करके पढ़ेंगे हम। सूत्र नंबर 45 की पहली लाइन, प्रकृतिस्थम यदा पित्तम, जब पित्त कैसा है, प्रकृतिस्थ है, मारुतः श्लेष्मणः क्षये, क्षय ये नपुंसकलिंगी पद है, वनम वने वनान, क्षयम क्षये क्षयान, इसलिए क्षय ये द्विवचन है। मारुतः श्लेष्मणः क्षये, वायु और श्लेष्मा दोनों क्षीण है, देखिए कोई भी वृद्ध नहीं यहां पे, पित्त प्रकृतिस्थ है, वायु और श्लेष्मा क्षीण है, फिर भी वो क्या करते हैं, स्थानात् आदाय गात्रेषु, ऐसी अवस्था में जहां जहां जाते हैं, यत्र यत्र विसर्पति तदा भेद दाह तत्र तत्र अनवसितः गात्र देशे भवति अस्य श्रमो दौर्बल्य निवति। कोई भी वृद्ध नहीं है, वायु तो क्षीण है फिर भी वो भेद कर रहा है, पित्त प्रकृतिस्थ है फिर भी वो दाह कर रहा है। हमारे दिमाग में क्या था कि वृत्त ही प्रकोपित करते हैं सिर्फ, वो तो है एक प्रकार की संप्राप्ति है वो, पर क्षय की भी संप्राप्तियां हैं। 25 भेद तो दिए हैं इस यहां पे। आगे प्रकृतिस्थम कफम, श्लेष्मा प्रकृतिस्थ है, वायु क्षीणे, वायु क्षीण है, और पित्ते यदा बलि, पित्त वृद्ध है, यदा कर्षे तदा शूलम शैत्य स्तंभ गौरवम, श्लेष्मा प्रकृतिस्थ है, वायु क्षीण है और पित्त वृद्ध है, फिर भी लक्षण क्या है, शूल शैत्य स्तंभ गौरव। यदा अनिलम प्रकृतिगम पित्तम कफ परीक्षये, जब वायु प्रकृतिस्थ है और पित्त और श्लेष्मा क्षीण है, संरुणद्धि तदा दाह शूलम चास्ते उपजायते। श्लेष्मान में समम पित्तम यदा वातपक्षे, श्लेष्मा और पित्त समस्थित है और वायु क्षीण है, तब तंद्रा गौरव ज्वर होता है। प्रवृद्धो ही यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीरण, प्रवृद्ध श्लेष्मा है, पित्त क्षीण है और वायु क्षीण है, तब वो शीत का गौरव करता है। ऐसे कई भेद दिए हैं पीछे, इसके कुछ उदाहरण दिए उन्होंने। ये उदाहरण क्यों दिए हैं, जो आसान उदाहरण है वो हम समझ सकते हैं। यहां पे जो उदाहरण दिए उन्होंने दोष भेद के बाद ही उदाहरण दिए, तो इसको एक क्लिष्ट उदाहरण की ये भी होता है ऐसा। और इसलिए अरुण दत्त जी ने प्रकोप के दो प्रकार कहे, अचय पूर्वक प्रकोप और चय पूर्वक प्रकोप। जब चय होके दोष वृद्ध होते हैं तो वो चय पूर्वक प्रकोप है, और क्षयावस्था में चय की कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो अपने स्थान से क्षीण होते हैं, तो वो अचय पूर्वक प्रकोप। क्षय की भी संप्राप्तियां हैं, तो प्रकोप इसका मतलब सिर्फ वृद्धि नहीं है, अपनी प्राकृतावस्था छोड़ के अन्य स्थान अन्य गति में जाना, क्षीण होना, वृद्ध होना या रूपांतरण होना, इसको प्रकोप कहते हैं। दो संदर्भ आखिरी बताऊंगा। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 9 सूत्र नंबर 4, विकारो धातु वैषम्यम, वो निकालिए। इसकी धातु की व्याख्या में देखिए, धातु मतलब क्या, प्रकृतिस्थ, वातादि, रसादि, अन्य शरीरस्थ भाव पदार्थ। अब इसके आगे वैषम्य की व्याख्या है, वो पढ़िए वैषम्य की व्याख्या, पढ़िए आप पढ़िए। व्यवहारियमाण विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते सुख संज्ञक टीका पढ़िए। वैषम्य की टीका, वैषम्यम व्यवहारियमाण स्वास्थ्य हेतु स्वमानन्यो स्वमानात् न्यूनत्वं
अधिकत्वम व साम्यम धातु साम्यम। व्यवहारियमान मतलब छोड़ दिए, स्वास्थ्य हेतु, जब हमने स्वास्थ्य हेतु छोड़ दिए तब वह दोष स्वमाना, अपने मान से, कौन से मान है, द्रव्यता गुणता कर्मता, एक तो न्यून होते हैं या अधिक होते हैं, इसी को वैषम्य कहते हैं। तो वैषम्य और प्रकोप ये एक ही कल्पना है। ठीक है, एक और संदर्भ है रस वैशेषिक सूत्र। और आपके जो हुबली का कॉलेज है, तो हुबली के कॉलेज के सेंट्रल लाइब्रेरी में ये किताब है, बहुत कम जगह ये किताब है, जामनगर में है और हुबली के कॉलेज में है। मैंने देखा है और मैंने उसको फोटोकॉपी करके लेके गया हूँ। जामनगर में भी मुझे प्राप्त हुई, उसकी भी फोटोकॉपी मेरे पास है। तो रस वैशेषिक सूत्र नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है रस वैशेषिक और उसका कर्ता है बदंत नागार्जुन। इसी कारण से ये ग्रंथ जब लाइब्रेरी में आता है तो वो रसशास्त्र की कबड़ में जाता है, पर इस ग्रंथ का और रसशास्त्र का दूरान्वय से भी संबंध नहीं। आयुर्वेद के ह्रास के कारण, इसमें कई कारण जो अभी मैंने बताया, वैसे ये भी कारण है कि बिना सोचे समझे चल रहा है। ये रस वैशेषिक सूत्र ये निदान का ग्रंथ है, ये क्रिया का ग्रंथ है, ये चिकित्सा का ग्रंथ है, ये द्रव्य गुण का ग्रंथ है। रुकना है। क्या इसमें, इस ग्रंथ में एक संदर्भ है, मैंने किताब नहीं लाई है, अगर किसी के पास होगी या उसकी पीडीएफ है आपके पास? हमने फोटो कॉपी नहीं करी पिछले बार। फोटो कॉपी है सर, अभी नहीं है। श्रीलंका में सोने की ईट लंका में है। तो सूत्र ऐसा है, स्वस्थाना प्रश्युत एवं प्रकोपः, अपने स्थान से प्रश्युत होना, इसी का अर्थ प्रकोप है। और उसके नीचे नरसिंह भाष्य है, टीका है उसके ऊपर, रस वैशेषिक सूत्र पे नरसिंह भाष्य है, उसमें इसका विस्तार से दिया है उदाहरण। मेरे पास अगर फोटो मेरे पास अगर होगा तो उस सूत्र का फोटो अगर मेरे पास मिल गया तो मैं आपको कल दिखाऊंगा, उसकी नरसिंह भाष्य के साथ टीका जो है वो। इसमें उन्होंने दिया है स्वमानात् प्रश्युति इति, अपने मान से मतलब प्राकृत अवस्था से, प्रश्युत होना मतलब क्षीण होना या वृद्ध होना मतलब प्रकोप। ठीक है, तो प्रकोप मतलब क्या, अपनी प्राकृत अवस्था छोड़ के एक तो क्षीण होना या वृद्ध होना मतलब प्रकोप है। अभी जो प्रकोप की व्याख्या आपने लिखी थी अपने नोटबुक में, उससे ये टैली कर लो और अपने आप, जिनको ये पता था उनका अभिनंदन, पहले से पता था उनका अभिनंदन कि आपको ये पता था। इसके बाद ये पानी वाला बर्तन भूल जाइए, एक बर्तन आज हम भूल जाएंगे, दूसरा बर्तन संतर्पण के वक्त मैं भूलने दूंगा, वो पकाने वाला बर्तन, स्थाल्याम उदनम पचति, हाँ वो बर्तन, वो सूत्र है। तो ऐसे बर्तन में पानी गिरा है, भरा है, बाहर गया है, ये क्षय प्रकोप प्रशम की व्याख्या नहीं है, ये गुणतः वर्णन है, संदर्भ के साथ हमने देखा है। इसके ऊपर अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा हम इसी विषय का आगे का जो प्रकोप के प्रकार हैं वो मुझे पूछना है। We have the concept Shina Jagati Lingam Swam. We saw that though some doshas were Shina, they were showing some lakshanas specific to them. So one question is, how come they are showing the lakshanas despite being Shina? Second thing is, you said we could be involved in संप्राप्ति. अगर संप्राप्ति में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमें यूजुअल ऐसा रहता है कि व्याधि क्रियाकाल में जब जाते हैं, प्रसव वगैरह जो होता है वो वृद्धि दोषों का ज़्यादातर होता है।
आपने कहा क्षीण का भी हो सकता है, तो ऐसे कुछ है कि लक्षण के अलावा व्याधि भी क्रिएट कर सकते हैं क्षीण दोष, तो जानना चाहिए। क्रियाकाल का अर्थ क्या है? चिकित्सा के काल। हमारे पास क्लिनिक में रुग्ण किस अवस्था में आता है और उसको उस अवस्था में क्रिया करनी है, इसके ये 6 प्रकार है। ऐसा थोड़ी है कि चाय के बाद प्रकोप ऐसा क्रम नहीं है। ऐसा होता है, हो सकता है, क्रम तो हो सकता है, पर इट इज नॉट मैंडेटरी। ये क्रिया चिकित्सा के काल है। और क्षय जब हम कल या परसों प्रमेह की संप्राप्ति देखेंगे तो वो क्षय की है। शतक क्षीण ये क्षय का है। राजयक्ष्मा ये एक संप्राप्ति क्षय की है। ऐसे कई सारे संप्राप्तियां क्षय दोषक क्षय की भी है। और एक सवाल जो आपका बहुत महत्व का है कि क्षीणा जहति लिंगम स्व, ये अपने लक्षण कम करता है। जैसे वायु का प्राकृतिक कार्य क्या है, लक्षण क्या है? उत्साह, श्वास निश्वास, चेष्टा, वेग, प्रवर्तन। तो वायु के क्षय में क्या हो जाएगा? उत्साह कम हो जाएगा। मतलब उत्साह का लक्षण कम होना, चेष्टा कम होना, ये वातक क्षय के लक्षण है। विपरीत अर्थ से लिया। वाग्भट जी ने उसको और क्लियर से लक्षण भी बता दिए। क्षीणा जहति लिंगम स्वम करके आगे उन्होंने दोषक क्षय, धातु क्षय, चरक में भी 17, ये इसी अध्याय में 18 प्रकार के क्षय के, मतलब वो प्रकार नहीं है, दोष धातु मलों के क्षय के लक्षण दिए हैं। इसमें जैसे आपने बोला अवस्थाएं हैं जहाँ पे एक प्राकृत रहता है, बाकी 2 विकृत रहते हैं, जैसे आपने बताया वहाँ पे क्षीणवात भी जैसे स्तंभ अपने प्रकोप के लक्षण दिखा रहा था सिम्टम्स में, तो वो क्यों हो रहा है? ये जो गति की व्याख्या है उसने उन्हें प्रकार और अवस्थावा कहा। और प्राकृति और वैकृति ऐसी भी 2 गति है आगे उसी सूत्र के आगे। तो देखिए दिनकालीन क्षय और वृद्धि भी होती है, ऋतुकालीन भी क्षय वृद्धि होती है। क्या वो विकृत है? नहीं, स्वाभाविक है। पर जब वो किसी खवय गुण के जगह खवय गुण निर्माण हो गया और ऐसे क्षीण या वृद्ध अवस्था में दोष संचार करता हुआ या स्थान में भी प्राकृत अवस्था में भी संचार करता हुआ अगर किसी जगह रुक गया तो व्याधि करेगा। व्याधि की व्याख्या क्या है? दोष दुष्य सम्मूर्छना। जब तक दोष और दुष्य सम्मूर्छना नहीं होती और यत्र संग खवय गुण, जब तक संग नहीं होता तब तक व्याधि नहीं है। वो उसके लक्षण दिखाएंगे, प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा, ये लक्षण दिखाई देंगे, पर उसको हम व्याधि की संज्ञा नहीं देंगे। ज्वर लक्षण और ज्वर व्याधि में अंतर है, छर्दी लक्षण और छर्दी व्याधि में अंतर है, अतिसार लक्षण और अतिसार व्याधि में अंतर है, कास लक्षण कास व्याधि में अंतर है, ये अंतर है। तो ये क्षय से भी हो सकता है। क्षीण और प्राकृत भी अगर खवय गुण में आता है तो उसके लक्षण दिखाता है। एक मराठी में किताब है, उसका शायद हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ है। चंद्रपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है नासिक में, सॉरी महाराष्ट्र में। वहां पर एक अंदनकर नाम के वैद्य थे, अंदनकर। उनकी एक किताब है क्षीण दोष चिकित्सा, वेरी रेयर बुक। जिनको मराठी समझ में आता है थोड़ा बहुत वो किताब पढ़िए। शायद उसकी हिंदी भी प्राप्त है, वो किताब पढ़िए उसके। और दोषक क्षय के अनुषंग से आप ग्रंथ का वाचन कीजिए, आपको मिलेगा। बहुत जगह बहुत ही संदर्भ है वो मिलते हैं। कैंडल इलेक्ट्रिक लाइट। आगे चले। आप में आपकी रूपांतरण तो नहीं हो रहा है ना प्राकृत अवस्था में ही, तभी हम आगे चले। तो फिर छुट्टी दे देंगे। वाग्भट में 12वें अध्याय में ही सूत्र फिर, हाँ बोलो। हाँ जरूर। सर आपने कहा रूपतः क्षीण होना, रूपतः वृद्ध होना और रूपांतर होना,
क्या हम ये समझ सकते हैं कि या बुद्धि या क्षय में जब हम नहीं डाल सकते, हम क्वांटिटेटिवली हाँ, नहीं डाल सकते, तो रूपांतर हो जाता है। पुष्टि है क्वालिटेटिव, अपने लक्षण में परिवर्तन आ जाना। उसको रूपांतर मानना क्वालिटेटिव। हाँ, चलिए आगे। हाँ, एक मिनट, इनके बाद जो बात का क्षय बताएगा, वाद तक खेल में आप जो बताएगा, जो श्रेष्ठता नाश हो जाता है करके, तो उसको हम कपोबुद्धि लेके चिकित्सा कर सकते हैं। इसका वाद का जब क्षय हो जाता है, छल गुण कम हो जाता है, तो मन दस छल गुण ज़्यादा होता है, तो हम लोग उसको कपोबुद्धि करके चिकित्सा करते हैं। तो वातक क्षय का चिकित्सा किधर होता है? इसका उत्तर वात प्रकोप जब हो जाएगा तो उसमें आ जाएगा। अवरोध करने वाला देखो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो वायु खुद अपने गुणों से क्षीण हो गया, उसको पोषण करने मतलब चलो बता वक्त है ना, आहार हम जब लेते हैं तो आहार कैसा है? पांचभौतिक है। तरतमत्व से उसमें पंचमहाभूतों के अवस्थाएं रहती है। पहला अवस्था पर क्या होता है? आहार सेवन के बाद पहले क्या होता है? मधुर अवस्था। थोड़ा मैं विस्तार से जाता हूं, ये बहुत महत्व का सवाल है, इसलिए मैं विस्तार से जाता हूं इसमें। पहले मधुर अवस्थापक होता है, ठीक है? मधुर अवस्थापक होता है, इसका मतलब क्या है? क्यों होता है? क्यों होता है? कफ का ही क्यों पोषण होता है? सामान्य क्यों? मधुर पाक ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಫವೃದ್ಧಿ क्यों? समान गुण क्यों? भूयिष्ठात् कौन गुण मतलब क्या? समान गुण मतलब क्या? गुण मतलब क्या? क्या कोई तो बोल रहा है क्या? पांचभौतिक, एकदम वेरी वेरी ट्रू, राइट। पर कौन से? हाँ, मधुर अवस्था पाक में आहार को माधुर्य नहीं प्राप्त होता है। पृथ्वी और आप, उस आहार में जो पृथ्वी और आप के परमाणु हैं, उनका विघटन उस अवस्था में होता है, इसलिए उसको मधुर अवस्था पाक कहते हैं। मधुर ग्रंथ में रसों के पद प्रायः महाभूत संगठन के लिए लिखे गए हैं। मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने, सेकेंडरी के स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि सर मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक है, तो तिक्त, लवण और कषाय अवस्था पाक क्यों नहीं है? ऐसे प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए, ऐसे ही विद्यार्थी चाहिए। मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक में क्रमशः आहार को माधुर्य, अम्लत्व और कटुत्व नहीं आता है। आहार जब हम लेते हैं जो पंचभौतिक रहता है, उस आहार से पहले उस आहार का विघटन शुरू हो जाता है अग्नि की वजह से। वो कैसा, वो ज्वर में देखेंगे। विघटन शुरू होने के बाद में पहले पार्थिव और आप्य महाभूतों का विघटन शुरू होता है, तो उस अवस्था में मधुर अवस्था पाक कहते हैं। उसके बाद में उर्व, पार्थिव और आग्नेय महाभूतों का विघटन शुरू होता है, तब उसको अम्ल अवस्था पाक कहते हैं। और फिर बाकी शेष अम्ल, अग्नि महाभूत और वायु महाभूत के परमाणुओं का विघटन शुरू हो जाता है, उसको कटु अवस्था पाक कहते हैं। अभी मैं आपको एक प्रश्न आगे पूछता हूं कि ऐसा ही क्यों होता है? जो सबसे गुरु है उनका विघटन पहले क्यों होता है? अगर हमने वो ESR करते हैं सेडिमेंट, उसमें जो लघु है वो ऊपर आते हैं, वो पहले बाहर जाते हैं और गुरु नीचे बैठते हैं, तो इसमें ऐसा क्यों होता है? पहले पार्थिव और आपके ही क्यों बाहर जाते हैं, और जो लघु है ऊर्ध्वगामी है, ऐसे वायु और अग्नि अंतिम उनका विघटन होता है, क्यों? किसी को जवाब पता है? जिनको पता है वो मत बोलो, कोई थोड़ा सा विचार कीजिए। स्थान स्वभाव क्यों?
कफस्थाने सूर क्यों? दामाशय कफस्थान क्या वही है? उरह प्रधानता आमाशय प्रधानता और कुछ मैं वही बोल रहा हूँ, मधुर इसका मतलब मीठा नहीं है। मधुर लेते हैं इसलिए अग्नि से संयोग इन भावों को होता है। हमने सिर्फ मिर्ची खाई, चिली, तो भी मधुर ही अवस्था में होता है। अल्प मात्रा में होगा, पर वही पहला होता है। ये अगर समझ में आ गया तो सर का जवाब जो है, प्रश्न है, उसका उत्तर मिल जाएगा। जब हम फर्स्ट ईयर में क्रिया शारीर पढ़ते हैं, तब हमें उत्पत्ति और पदार्थ ज्ञान मिलेगा। उत्पत्ति का सूत्र क्या है? तस्मात् वा एतस्मात् तर्क संग्रह आत्मानम आकाशः संभूतः। आकाशात वायु, वायु तेजसा, तेजसात उदकम, उदकात पृथ्वी, पृथ्व्यात औषधया, औषधयात अन्नम, अन्नात शुक्रम, शुक्रात निर्मिति हो जाती है। मतलब निर्मिति जो है किसी भी घटक की, ये आकाश से पृथ्वी तक। हम पंचीकरण प्रक्रिया भूतांतरानुप्रवेश से पढ़ते हैं, तो क्या होता है? आकाश शब्द गुण का है। आकाश से वायु उत्पन्न हो गया तो वायु शब्द और स्पर्श गुण से युक्त हो गया। उससे तेज आ गया, शब्द स्पर्श और रूप से आ गया। उससे जल उत्पन्न हो गया, शब्द स्पर्श रूप और रस से उत्पन्न हो गया। और उससे पृथ्वी उत्पन्न हो गई, शब्द स्पर्श रूप और रस गंध इससे उत्पन्न हो गई। शब्द ये गुण पांचों महाभूतों में है, गंध ये गुण सिर्फ पृथ्वी में है। तो निर्मिति कैसी है? आकाश से पृथ्वी तक। तो अगर निर्मिति ऐसी है तो नाश कैसा होगा? उल्टा हो जाएगा। तो जो पांचभौतिक आहार है उसका विघटन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। तो उल्टे क्रम से पहले पार्थिव और आप्य घटक बाजू होते हैं, फिर अग्नि और फिर वायु, और आकाश तो विभु वो तो है ही। और इसलिए पहले मधुर अवस्था पाक है, फिर अम्ल है, फिर कटु है। और वहां पे मधुर अवस्था पाक से पार्थिव और आप्य होते हैं, इसलिए वो आमाशय है, इसलिए वो कफ का स्थान। उल्टा है, वहां पे विघटन नहीं हो जाएगा तो वो आमाशय कफ का स्थान हो गए। वो कफ का स्थान ही, इसलिए ये दोष ऐसे निर्माण होते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, हम आगे जाएंगे। अभी अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ मधुर आहार सेवन किया, पार्थिव आप्य, गुरु आहार सेवन किया, श्लेष्मल आहार सेवन किया, आहार में अग्नि का कोई संबंध नहीं, जिस पदार्थ में आग्नेय वायवीय घटक है ऐसे कोई घटक सेवन नहीं किया, सिर्फ कच्चा खाया, निसर्गोपचार, सैलड, सिर्फ सैलड खाना है, अग्नि का संस्कार बिल्कुल भी नहीं। हम ये सब क्यों करते हैं? भारतीय जो आहार परंपरा है इसमें ऐसा क्यों करते हैं? हम इसको हम अग्नि सापेक्ष कर लेते हैं। जो जल महाभूत के अधिक्य से उत्पन्न होने वाला, जल के काल में उत्पन्न होने वाला, जिसको बहुत जल लगता है, ऐसा जो तंडुल है, इसको हम सुधौतः, प्रसृतः, स्विन्नः च ओदनो लघु, वो गुरु है निसर्गतः। हम ऐसे सिर्फ तंडुल खाएंगे तो इतना खा नहीं सकेंगे। इसको हम स्विन्न करते हैं, उबालते हैं, बाष्प के ऊपर उसको पकाते हैं, उसमें से पानी निकाल देते हैं और फिर उसको अपने अग्नि के सापेक्ष लघु कर देते हैं, तब वो हम शरीर में सेवन करते हैं। हमारी सारी पाक प्रक्रिया जो है, जिसको हम उपदंश कहते हैं, छोक लगाना कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं जिसको, उसमें सारे द्रव्य कैसे हैं? अग्नेय वायवीय है, सरसप, हरिद्रा, तिल, हींग, सोंठ, नमक, जीरक, अजवाइन, सब कैसे मसालों के पदार्थ? अग्नेय और वायवीय। यही क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो पदार्थ पांचभौतिक पार्थिव आप्य ज्यादा है, उसमें से द्रव और आप्य और पार्थिव कम होके अग्नेय, क्योंकि वो अग्नि को बढ़ाने वाला। तो जो व्यक्ति सिर्फ द्रव, मधुर, गुरुतर संतर्पण करेगा, उसको अग्नेय वायु घटक नहीं मिलेंगे। चलो चालू है, उल्टा हेतु में नहीं हूं, मुझे हेतु तो आ गया।
हाँ? तेज महाभूताचा परमाणु घेतले दो माइक भी बदले दो माइक नहीं नहीं उधर ही है सर। ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ आहार, गुरु आहार, द्रव आहार, सैलड, निसर्गोपचार करता है। आग्नेय और वायव्य घटकों का कुछ संबंध नहीं है, तो उनमें शरीर में क्या होता है, तुलना में पार्थिव और आप्य महाभूतों के निर्माण अति मात्रा में होता है। मधुर अवस्था पाक ज्यादा मात्रा में होता है और कटु अवस्था पाक तुलना में कम मात्रा में होता है। इससे क्या होता है, आग्नेय और वायव्य घटक ही निर्माण नहीं हुए तो वायु का दोष का निर्माण कैसे हो जाएगा। पार्थिव और आप्य निर्माण ज्यादा होता है, शरीर में द्रव बढ़ता है, अभिष्ण निर्माण होता है, गुरुत्व बढ़ता है और वायु के जो परमाणु है उसका पोषण ही नहीं हुआ उसको, तो जो पांचभौतिक दोष पांचभौतिक है, तो जो दोष स्वरूप वायु है पांचभौतिक उसका पोषण ही नहीं हुआ, उसका पुरवठा क्या कहते हैं उसको सप्लाई नहीं हुआ, तो वो निर्माण कैसे हो जाएगा। स्वभाव से धीरे धीरे जो ऑलरेडी निर्माण थे वो अपने अपने काल में निष्ठ हो जाएंगे और आगे निर्माण नहीं हुए तो क्या हो गया, वातक क्षय की अवस्था। और इससे सारे संतर्पण जन्य व्याधि निर्माण हो जाएंगे, प्रमेह, गुल्मा आदि सब, कुष्ठ आदि। अभी उल्टा, जो व्यक्ति मधुर द्रव ये बिल्कुल नहीं सेवन कर रहा है, सिर्फ वृक्ष कटु यही सेवन कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, वात प्रकोपक विहार सेवन कर रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए मधुर घृतादि आहार नहीं सेवन कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पार्थिव, जिसमें पार्थिवत्व और आप्यत्व ही नहीं है तो उसका परमाणु कम मात्रा में निर्माण हो जाएगा और तुलना में आग्नेय वायव्य घटक बढ़ेंगे और वो बढ़ने से शरीर में वायु की अवस्था सब जगह पोषण ज्यादा मात्रा में हो जाएगा और वातवृद्धि की अवस्था निर्माण। और इसलिए अवस्थापकों का अध्ययन महत्व का है और अवस्थापक करने वाला अग्नि महत्व का है, इसलिए रोगा सर्वेपि मंदे। लिंक समझ में आ गई, आपका जवाब मिले नहीं। हर टाइम हर वक्त श्लेष्मा वृद्ध से ही यह होता है ऐसा नहीं होता, यही तो मैंने बताया। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर वक्त श्लेष्मा वृद्ध है इसलिए वातक्ष है तो वायु दोष्य हो गया ना, यह नहीं होता है। श्लेष्मा के अवरोध से वायु अवरोधात्मक हो सकता है, जैसे अभी हमने एक सुबह सर ने एक सूत्र लिया, उदीर्यते वृषतरम मार्गरोधात वह जलम यथा तथा अनिलः तस्य मार्गम नित्यम विशोदय। जैसे वह जलम प्रवाह, जल का प्रवाह है, उसमें हमने डैम तैयार किया तो क्या होता है, पीछे जहां जगह मिलती है वहां पे बैक वाटर उत्पन्न हो जाता है, उदीर्यते विश्व प्रजति। आगे क्या होता है, क्षय होता है। उसी तरीके से उसी पद्धति से जहां पे वायु का प्रवाह है और वायु अकेला बहता है क्या,
अपने साथ सबको लेके जाता है ना। हमने देखा वो सर्वा सर्वा वहां सिरा, सुबह वो भी देखा हमने। तो अगर वायु के प्रवाह में किसी अन्य घटकों से अवरोध हो गया, श्लेष्मा, आपने श्लेष्मा का उदाहरण दिया, श्लेष्मा का अवरोध हो गया, तो वायु का जो प्रवाह है वो विश्वकर्षण हो जाएगा, बीमार गमन हो जाएगा। और आगे ये एक अवस्था है, पर वायु के पोषण के लिए द्रव्य सेवन नहीं कर रहे, तो क्या उसकी गति रहेगी? नहीं। तो ये भी दूसरी पद्धति का वातक्ष है। ये जो दूसरा पद्धति है जो मैं बता रहा हूं, ये आज के जमाने में तुलना से होता ही नहीं। 90% वात प्रकोप ये परतंत्र ही होता है। ठीक है, आगे के विषय में और ये विस्तार हो जाएगा। अभी हम आगे जाएंगे स्वतंत्र और परतंत्र। हाँ, विचार तेच म्हणता क्या सर? कह रहे आप थक गए क्या? एक क्वेश्चन सर। क्यों? स्वतंत्र और परतंत्र ये विषय अभी हम, ये बहुत महत्व का है। और दुर्दैव की बात ऐसी है कि ये विषय किसी भी पोर्शन में नहीं है, ना बीएमएस के ना एमडी के। और ये निदान की और चिकित्सा की बहुत बड़ी किल्ली है, चाबी है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 सूत्र नंबर 60 और 61। यथा स्वजन्मोपशयः स्वतंत्रः स्पष्ट लक्षणः। नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, सूत्र ऐसा है, मेरा आवाज आ रही है? यथा स्वजन्म उपशय। यथा स्व इसका मतलब अपने हेतुओं से उत्पन्न हुआ, और यथा उपशय मतलब अपनी चिकित्सा से शांत होने वाला। ऐसा जो दोष विकृति है उसको स्वतंत्र दोष प्रकोप कहते हैं। व्याधि, पहले व्याधि के बारे में कहते हैं, ये सूत्र व्याधि के वर्णन के लिए। जो व्याधि अपने हेतुओं से उत्पन्न है और अपनी चिकित्सा से शांत होती है, जिसके लक्षण स्पष्ट है, उसको स्वतंत्र व्याधि कहते हैं। और इसके विपरीत मतलब अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं है, अपनी चिकित्सा से शांत नहीं होती और जिसके लक्षण अस्पष्ट है, उसको परतंत्र व्याधि कहते हैं। और इसके बाद में वाग्भट जी का सूत्र है एवं विद्यात मलान अपि। और इसे टीका है अरुण दत्त जी की, न केवलम व्याधिन स्वतंत्र परतंत्र भेद ही जानियात वैद्य। वैद्यों ने सिर्फ व्याधि के ही स्वतंत्र और परतंत्र भेदों का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपितु मलान इति दोषान अपि स्वतंत्र परतंत्र भेद ही जानिया। दोष प्रकोप भी, यहां पे शब्द मल ये समझ बूझ के रोका रखा गया है। हमने देखा प्रकोपिताश्च वात पित्त श्लेष्मण, ये मल है। प्रकोपित हुए दोष ये मल स्वरूप है। तो प्रकोपित हो रहे, इसका मतलब क्या है? उन प्रकोप के लिए दो प्रकार की संप्रप्ति होती है, स्वतंत्र या परतंत्र। अपने हेतुओं से मतलब वायु के प्रकोप के लिए, और वो वृद्धात्मक प्रकोप है, तो वायु के वृद्धात्मक प्रकोप के लिए उसके खुद के वृक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशद इन गुणों का आहार विहार ये अगर कारण स्वरूप है, और इसके विपरीत गुण की चिकित्सा से वो शांत होता है। जो वायु का उपक्रम क्या है? वातस्य उपक्रमा स्नेहा सौषधन मृदु, ये चिकित्सा से वो वायु शांत होता है, तो वो स्वतंत्र वायु का प्रकोप है। पर वात प्रकोप के लिए हेतु वात के एक भी नहीं है। श्लेष्मा के प्रकोप है, हेतु है। मैं उदाहरण बताऊंगा।
और वात प्रकोप हो रहा है, और वो अपनी चिकित्सा से और बढ़ जाता है, शांत नहीं होता, स्नेहन से बढ़ जाता है, तो वो परतंत्र वात प्रकोप। एक बार क्या हुआ, एक रुग्ण संचारी दाह लक्षण था उसका, मतलब कभी अंशदाह, कभी जानुदाह, कभी पृष्ठदाह, कभी उरोदाह, कभी पार्श्वदाह, कभी शिरोदाह, ऐसा संचारी दाह था। तो वो जो वैद्य थे उन्होंने पित्ता द्रुते नास्ति दाह, दाह है मतलब पित्त प्रकोप है, तो उन्होंने पित्त प्रकोप की चिकित्सा की, और उस पित्त शामक चिकित्सा से वो संचारी दाह सार्वत्रिक दाह हो गया। तो उन्होंने फिर विचार किया कि हमारी कहीं तो गलती हो गई। फिर उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया और उनको ऐसा लगा कि हेतु निकालने चाहिए। फिर उन्होंने उस रुग्ण के हेतु निकाले, तो हेतु सारे वात प्रकोप के थे। फिर उन्होंने बस्ती दी और उस बस्ती से सब दाह शांत हो गया। यहां पे क्या हो रहा था, हेतुओं से प्रकुपित हुआ वायु प्रकृतिस्थ पित्त के परमाणुओं को अपने साथ संचर्य अवस्था में रहता था, जहां पे लेके जाता था वहां पे दाह लक्षण दिखाई देता था। चिकित्सा पित्त की करने से वो पित्त भी विकृत हो गया, क्योंकि वो विकृत नहीं था, वो क्षीण हो गया, संप्रति बढ़ गई, और बस्ती चिकित्सा से वो अवरोध निकल गया, वो प्रकोपित वायु निकल गया, शांत हो गया, और फिर वो संप्रति बंद हो गया। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास आते हैं। स्वतंत्र वात प्रकोप का अभी 10 साल हो गए मेरे प्रैक्टिस को, मैंने मेरे प्रैक्टिस में सिर्फ एक स्वतंत्र वात प्रकोप का रुग्ण देखा है, सिर्फ ओनली वन। बाकी सारे वात व्याधि परतंत्र है। मुझे बताइए, आपने जो जो पक्षाघात के रुग्ण देखे हैं, गुरुद्रसी के रुग्ण देखे हैं, वो क्या वात प्रकोप के हेतु सेवन करते हैं? क्या वो अति व्यायाम करते हैं? क्या वो रुक्ष आहार विहार करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, सारे संतर्पण के व्याधि है, वो रुग्ण है, संतर्पण के हेतुओं से पक्षाघात हो रहा है। मतलब मेरे पास जो रुग्ण है वो तो ऐसे ही है। सिर्फ एक रुग्ण वो बताता हूं मैं आपको। जोर से बोलना। एक बार क्या हुआ, पिछले साल की बात है, जनवरी महीना, नासिक में कड़ी ठंडी रहती है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाता है तापमान नासिक में, कड़ी ठंडी थी, और रविवार था। वो जो रुग्ण है वो मेरे पिताजी की प्रैक्टिस के, मतलब उनकी फैमिली बहुत पुरानी फैमिली हमारे पास आती है। वो फोटोग्राफर है। वो फोटो निकालने के लिए एक शादी में नासिक से ऐसे कड़ी ठंडी में बिना किसी स्वेटर या मफलर या कुछ कैप वगैरह पहन के 2 व्हीलर पे नासिक से 60 किलोमीटर तक ड्राइव करके गए। दिन भर वहां पे शादी में फोटो वगैरह निकाले, खाना ठीक से नहीं हुआ, और फिर उसी ठंडी में शाम को वापस आ गए। और आने के बाद उसको मुख वक्रता, एक दक्षिण हस्त, दक्षिण पाद, शून्यता, चेष्टानाश, एक आंख छोटी हो गई, मुख से पानी आने लगा, बोलने को वो अस्पष्ट उच्चार उसके उत्पन्न हो गए। यहाँ पे तोदवत वेदना भी थी उसको। वो ऐसे लक्षण उसके उत्पन्न होने शुरू हुए, तो उन्होंने उसको घर पे बताया कि मुझे कुछ तो तकलीफ हो, शायद पैरालिसिस का अटैक है। अब ये सब लोगों को पता हो गया कि ऐसे ले मैन भी ऐसे बोलते हैं। तो उसको गाड़ी में डाल के वो घर पे लेके आया। मैं संडे था, संडे क्लिनिक में छुट्टी रहती है, तो घर पे लेके आया। तो मैंने जैसे उसको देखा, अभी सर के वजह से इतने साल सर के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अभी दिमाग में ना वादी का नाम ही नहीं आता है। दिमाग में 2 ही चीज आती है, हेतु क्या और दोष क्या। तो मैंने मेरी
जो हमारी पद्धति है, सर के पास अध्ययन करने से जो पद्धति डेवलप हुई है, मैंने उसकी दिनचर्या पूछी। मतलब क्या कि रुग्ण सुबह उठने के बाद दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या क्या करता है वो पूरा समझ लो। क्योंकि रात में भी लोग बहुत सारे कुछ ना कुछ करते रहते, खाते पीते रहते। रात में 2 बजे उठ के दूध पीते हैं, सोने से पहले इतना पानी पीते हैं, रात को नींद नहीं आए तो घूमने जाते हैं, 4-5 बार मलमूत्र प्रवृत्ति करते हैं, बहुत सारे क्या खाते भी हैं। नींद नहीं आ रही है, शायद भूख लगी है तो खा ले, तो वो भी पूछना चाहिए हमें। तो वो उस पद्धति से मैंने हेतु निकाले और ये हेतु मिल गए कि कड़ी ठंडी में बिना किसी प्रोटेक्शन के वो 2 व्हीलर पे ड्राइव करके गया ओपन एयर में, और फिर वापिस आ गया। वृक्ष और शीत और चल गुण का अति योग का सेवन हो गया। मैंने बिना सोचे इसको सर्वांग स्वेदन दे दिया, पेट में डाल दिया, वृक्ष स्वेदन, और प्रभुत मात्रा में स्वेदन आने तक उसको स्वेदन दिया। आमलकी का चूर्ण हमारी पद्धति है, आमलकी का चूर्ण वस्त्र के ऊपर डाल के ये सिर पे लगा के हम स्वेदन में देते हैं, ताकि वो स्वेदन का अतियोग ना हो। यह अनुभूत योग है, पता नहीं, मतलब बाद में उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। और फिर स्वेदन के बाद उसको गुरु प्रावरण, और फिर एक क्वाथ किया था, उसमें उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य थे, मरीच आदि ऐसे द्रव्य थे, उसका क्वाथ खिलाया और गुरु प्रावरण करके बिठा दिया। और श्वास कुठा, मरीच उसमें एक एकम मरीचम दत्वा, ऐसा वो द्रव्य है, तीक्ष्ण द्रव्य है, उष्ण द्रव्य है। श्वास कुठा और लघु सूचक, उसको हर 1 घंटे के बाद 1-1 गोली दे दी। बाद में पहले ये किया था स्वेदन, और 3 दिन सिर्फ स्वेदन 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 स्वेदन। उष्ण क्वाथ, उसको कहा कि किसी भी पद्धति से शीत स्पर्श होना नहीं चाहिए। शौच के लिए भी उष्ण ही जल, पीने के लिए उष्ण जल, क्वाथ ही पीना है, खाना खाना है वो भी उष्ण, स्निग्ध शीत गुरु द्रव्य बंद कर दिए। और वो रुग्ण 3 दिन में 100% ठीक हो गए, 100%। और अभी परसों ही वो उसका बेटा हो, उसको अभी 2 महीने का बेटा उसको लेके आया। इज एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद में 3 महीने ट्रीटमेंट दी और पुनर्भव के लिए उसको कुछ भी नहीं है। अगर उसको मैं नस्ते देते बैठता तो अर्दित है तो नस्ते दीजिए, तो मैं क्रियाकाल का नाश कर देता, क्रियाकालम न हापे। ये स्वतंत्र वात प्रकोप था, ये अर्दित था या नहीं आप बताइए मुझे। मैंने वो सोचा भी नहीं कि अर्दित है या क्या है, नाम तो याद ही आता, नाम तो भूल ही गए। हेतु था वृक्ष शीत चल गुण का अतियोग, उससे वात प्रकोप वृद्धात्मक या स्वतंत्र वात प्रकोप है, उसके विपरीत उष्ण स्निग्ध गुरु ये पदार्थ देने। गुरु भी तुरंत नहीं देने का, थोड़ा थोड़ा करके बाद में, उष्ण और स्निग्ध ये, और उसमें ज्यादा उष्ण, वो ठीक हो गया। और बाकी के पक्षाघात के रुग्ण होते हैं, उनमें हेतु जब हम निकालते हैं तो सारे संतर्पण के रहते हैं। संतर्पण के हेतु बंद करो और चिकित्सा करो और वो ठीक होते हैं। ऐसे स्वतंत्र वात प्रकोप वेरी रेयर, बहुत ही रेयरली मिलते हैं। ऐसे स्वतंत्र पित्त प्रकोप वेरी रेयर। कई लोग ऐसे रहते हैं, विशेषतः गृहिणी, वो कहती है, मेरे पास ऐसे कम से कम 50 एक गृहिणी होंगी पेशेंट, वो कहती है सुबह उठने के बाद ऐसे आ ऊ करके आवाज निकल के पित्त निकाला नहीं, तब तक हमारा दिन शुरू ही नहीं होता। पूरी कॉलोनी को जग कर देते हैं आवाज से, पता नहीं क्या उनको आदत लग गई। पर जब तक वो पित्त रहता है, वो पित्त बाहर नहीं आता, तब तक दिन नहीं शुरू हो जाता। ये जो अम्ल पित्त है, वो कहते हैं हम खट्टा नहीं खाते, हम अचार नहीं खाते, हम लवण कम कर दिया है, हमने सब कुछ तीखा खट्टा सब बंद कर दिया है। अभी पानी पिया तो भी जलन होती है। उनको ढूंढना चाहिए
क्या वो द्रव गुण का अतिरिक्त सेवन करते हैं? क्योंकि द्रव ये पित्त का प्राकृत गुण है। अति मात्रा में द्रव पान से पित्त प्रकोप होता है। क्या वो स्निग्ध गुण का अतिरिक्त मात्रा में सेवन करते हैं? दिवा सौंप करते हैं। दिवा सौंप से पित्त प्रकोप होता है स्निग्ध गुण से। ऐसे हेतु निकालने पड़ते हैं और हेतुओं के वजह से वो ठीक होते हैं। और ऐसे रुग्ण में प्रायः मेरा अनुभव ऐसा है कि अजीर्ण यही हेतु होता है। रात का खाया हुआ आहार अभी तक अजीर्ण है और इस आम दोष से इसके ऊपर और विस्तार होने वाला है आगे। इस अजीर्ण से संसृज्यमानम पित्तेन अम्ल पित्त होता है संदर्भ ग्रहणी में। तो हम स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ उदाहरण व्यवहार के भी बताऊंगा, कुछ उदाहरण यहाँ के भी बताऊंगा। आप मुझे बताइए जब रुकना है, मैं तुम्हें बोलता जाऊंगा।